हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर ए वॉक थ्रू द फायर। उस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि किस प्रकार से एक आर्मी मैन है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, कैसे वो एक फायर वॉकर जो होता है, एक बूढ़ा जो इंडियन पर्सन है उसके कांटेक्ट में आता है, उसको वो बचाता है। कुछ दो जो एंग्लो इंडियन लोग है वो उसको मार रहे होते हैं, वो उसकी हेल्प करता है और उसके थ्रू वो एक अपनी जो रुमाल है वो उसको दे देता है। तो उसके बाद में उसने बताया था कि एक उसकी पोस्टिंग है वो दिल्ली में हो जाती है और जब वो दिल्ली की ओर जाने वाला होता है उससे पहले दिन ही कोई एक जो ट्रुप है कनाडियन लोगों का एक ट्रुप आता है और उसमें एक जेंटलमैन है, एक व्यक्ति है प्रोफेसर राव। तो उसके नेतृत्व के अंदर एक जो फीट्स है, अमेजिंग फीट्स मतलब एक अजीब कारनामे जो किए जाते हैं, करतब दिखाए जाते हैं, तो उसका वो एक शो होता है, वहां पे एक प्रोग्राम जैसे किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं वो अपने जो फीट्स है, करतब है वो यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ देखो एक परफॉर्मेंस जैसे मतलब वहाँ लोगों का एक जैसे समूह बना हुआ है और वहां पे परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं। तो इनमें कौन कौन से परफॉर्मेंस है वो किए जा रहे हैं वो यहाँ पे शो होगा। अब स्टार्ट करेंगे हम इसको कि इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। कि मतलब वहां पे बोला कि पहले तो वो क्या कर रहे थे, मजाक के रूप में उस सब चीजों को ले रहे थे, लेकिन जैसे ही मतलब वहां पे वो प्रदर्शन को देखने लगे, उस शो को वहां पे जैसे ही वो देखने लग गए तो वो सारे के सारे हैं वो आश्चर्य करने लगे कि किस प्रकार से ये जो एंटरटेनमेंट है यहाँ पे किया जा रहा है, कैसे अमेजिंग फिट्स है वो यहाँ दिखाए जा रहे हैं। तो उन फिट्स के बारे में बताया कि इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, कि ये जो परफॉर्मेंस हुई थी, ये जो करतब था वो वास्तव में बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, बहुत ही आश्चर्यजनक एक परफॉर्मेंस प्रस्तुतिकरण है वो हुआ था। When we arrived, the professor, who looking nothing like a strong man, had just called for 12 volunteers from the audience. तो देखो इसने बताया है कि when we arrived, जब हम पहुंचे, मतलब जब वो उस फिट्स को देखने के लिए जब वो पहुंचे तो द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर राव थे, हु लुक्स नथिंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन, कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन के जैसे दिखाई नहीं देते थे, वो एक बलवान व्यक्ति के, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के समान, मजबूत व्यक्ति के समान वो दिखाई नहीं देता था जो प्रोफेसर राव था। हैड जस्ट कॉल्ड फॉर 12 वॉलंटियर फ्रॉम द ऑडियंस, उसने ऑडियंस में से, दर्शकों में से 12 जो वॉलंटियर थे, स्वयं सेवक थे, उनको उसने बुलाया। Whose task it was to bend an iron bar around his neck, तो ऑडियंस में से जो 12 जो वॉलंटियर बुलाए थे, स्वयं सेवक बुलाए थे, तो whose task it was to bend, कि उनका कार्य था कि it was to bend an iron bar around his neck, कि उसके गले के चारों ओर एक आयरन बार को, एक लोहे की छड़ को मोड़ना था, ये उनका कार्य था। उन 12 वॉलंटियर्स का कार्य था कि एक लोहे की छड़ को उसकी गर्दन के चारों ओर मोड़े। So the iron bar provided from the camp store was about 12 feet long and the professor held it urgently with the middle of it pressed against his throat. कि the iron bar provided from the camp store, कि कैंप के स्टोर में से, सेना के स्टोर में से एक आयरन बार है जो लोहे की छड़ वो प्रोवाइड करवाई, उपलब्ध करवाई गई थी। About 12 feet long, जो कि लगभग 12 फीट लंबी थी। तो 12 फीट लंबी एक आयरन बार को कैंप के स्टोर से प्रोवाइड करवाया गया, प्रदान करवाई गई। एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट ओरिजेंटली, ओरिजेंट मतलब समतल रूप से, तो प्रोफेसर ने हेल्ड इट, इसको रखा ओरिजेंटली समतल, विद द मिडल ऑफ इट, इसके बीच में से, अगेंस्ट हिज थ्रोट, थ्रोट मतलब गला, तो प्रोफेसर ने इसे गले पर बीच में से एकदम समतल रूप में रख लिया था उस आयरन बार को। ही देन अरेंज द वॉलंटियर 6 ऑन आइदर साइड ऑफ हिम, तो ही देन अरेंज, और उसके बाद क्या किया, देन ही अरेंज द वॉलंटियर 6 ऑन आइदर साइड ऑफ हिम, की अपने दोनों साइड, आइदर साइड मतलब दोनों साइड में, तो अपने दोनों साइड में जो 6 जो वॉलंटियर थे, स्वयं सेवक थे, उनको उसने अरेंज कर लिया, उनको वहां पे अपनी दोनों साइड में 6 वॉलंटियर है वो उसने वहां पे खड़े कर दिए। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल द वॉलंटियर्स बिगन टू पुश विद ऑल देयर माइट एंड द आयरन बार वाज बेंट इनटू ए यू शेप अराउंड हिज नेक। तो ऑन द प्रोफेसर सिग्नल, की प्रोफेसर जो प्रोफेसर के सिग्नल के साथ ही द वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर थे, उन्होंने बिगन शुरू कर दिया टू पुश, इसको पुश मतलब पुश करना, धकेलना शुरू कर दिया, विद ऑल देयर माइट, कि अपनी पूरी शक्ति के साथ में प्रोफेसर के सिग्नल के साथ वॉलंटियर ने धकेलना इसको शुरू कर दिया, इस पे मतलब अपना जो जोर लगाना है वो शुरू कर दिया था। एंड द आयरन बार वाज बेंट इनटू ए यू शेप अराउंड हिज नेक,
और जो आयरन बार थी वो उसके नेक के चारों ओर, उसकी गर्दन के चारों ओर यू शेप में बेंट हो गई, यू शेप में मोड़ दी गई थी, क्योंकि उन लोगों ने धक्का देना है वो शुरू कर दिया था उसकी गर्दन के चारों तरफ। तो अदर फीट्स फॉलोड बट द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट वाज अनफॉरगेटेबल and before he performed it, the welfare officer announced that on his insistence, the professor had signed a document to the effect that if anything happened to him, the British army could in no way be held responsible. तो देखो अदर फीट्स फॉलोड के और भी जो फीट्स थे, जो कर्तव्य थे वो दिखाए गए, कारनामे दिखाए गए, बट लेकिन जो प्रोफेसर का जो क्लोजिंग एक्ट था, प्रोफेसर का जो अंतिम कारनामा था वो अनफॉरगेटेबल था, अविस्मरणीय था, ऐसा था जिसको भूला नहीं जा सकता। एंड बिफोर ही परफॉर्म इट, और वो इसको परफॉर्म करे, इसकी प्रस्तुति दे, इससे पहले ही जो वेलफेयर ऑफिसर थे उन्होंने अनाउंस किया, वेलफेयर ऑफिसर्स ने, कल्याण अधिकारियों ने घोषणा करी दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस, और उनके इंसिस्टेंस पे ही, उनके जोर देने पे ही, मतलब उन अधिकारियों ने घोषणा की और उनके जोर देने पर ही प्रोफेसर को एक डॉक्यूमेंट है, इससे प्रभावित होने वाला एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज है वो साइन करना पड़ा। उस पे साइन है वो उसने किया, प्रोफेसर राव ने, कि इफ एनीथिंग हैपन टू हिम, यदि उसको कुछ हो जाता है, यदि कुछ उसके साथ घटित हो जाता है, द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो किसी भी तरीके से ब्रिटिश आर्मी को रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। तो ऐसी शर्त के साथ में वो परफॉर्मेंस है वो वहां पे अनुमति है वो दी गई। तो देखो क्या बोला है कि और जो फिट्स थे वो और भी फिट्स हुए, प्रोफेसर का जो क्लोजिंग एक्ट था वो अविस्मरणीय था, और इसको परफॉर्म करने से पहले ही वेलफेयर ऑफिसर्स ने अनाउंस किया, घोषणा करी, और उनके जोर देने पर प्रोफेसर ने उससे प्रभावित एक दस्तावेज को, एक डॉक्यूमेंट को साइन किया कि यदि उसको कुछ हो जाता है, कि इफ एनीथिंग हैपन टू हिम, यदि संयोग उसको कुछ हो जाता है या कुछ उसके साथ घटित हो जाता है, द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो ब्रिटिश आर्मी को किसी भी तरीके से जिम्मेदार है वो नहीं ठहराया जाएगा, ब्रिटिश ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है वो इसमें नहीं होगी। इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स दैट द प्रोफेसर वॉज अलाउड टू परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट, कि इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स, की केवल इन्हीं टर्म्स के आधार पे, केवल इन्हीं शर्तों के ऊपर प्रोफेसर को ये क्लोजिंग एक्ट परफॉर्म करने के लिए, अपना अंतिम कर्तव्य दिखाने की अनुमति है वो दी गई थी, इन शर्तों के आधार पे। तो मतलब बहुत ही खतरनाक उसने कोई फिट्स दिखाया है। तो देखो क्या दिखाया उसने कि ए 5 टन आर्मी ट्रक वाज देन ड्राइवन इनटू द सेंटर ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड बाय द ऑडियंस, कि ऑडियंस के द्वारा निर्माण किया गया, ऑडियंस के द्वारा बनाया गया जो सर्किल था, घेरा था, उसके सेंटर में एक 5 टन का आर्मी ट्रक है वो वहां पे लाया गया। विच वॉज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज, कि वो ही केवल ऐसा स्टेज था, मंच था जहां जिसको प्रोफेसर यूज करता था। तो देखो ऑडियंस के लिए बनाया गया उस सर्किल के बीच में, जिसको प्रोफेसर है वो एक स्टेज के रूप में यूज करता था, वहां एक 5 टन का आर्मी ट्रक है वो लाया गया। He lay down under the truck so that his chest was in line with one of the rear wheels, and an old railway sleeper was placed alongside his chest to form a crude ramp up which the trunk could be driven. तो देखो he lay down, वो लेट गया अंदर द ट्रक, कि वो ट्रक के नीचे लेट गया, so that, ताकि his chest was in line, कि उसका चेस्ट वो एक लाइन में रहे, उसका जो छाती है वो एक लाइन में हो, with one of the rear wheel, rear wheels यानी पिछला जो व्हील है, चक्र है, पिछला जो टायर है उस तो उस ट्रक के नीचे है वो लेट गया, ताकि उस पिछले एक पहिए के नीचे लाइन में उसकी चेस्ट आए, उसकी छाती है वो एकदम पिछले पहिए के सीध में आ जाए, या पिछले पहिए के नीचे जैसे आ रही हो उस टाइप से वो उस ट्रक के नीचे है वो लेट गया। एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर, और एक पुराना जो रेलवे स्लीपर था, रेलवे का जो फट्टा था, तो उसको वाज प्लेस्ड अलॉन्ग साइड हिज चेस्ट, वो उसकी चेस्ट के एक साइड में रखा गया, चेस्ट छाती के साथ रख दिया गया उसकी चेस्ट के साथ में। फ्रॉम ए क्रूड रैंप अप, की क्रूड यानी एक काम चलाओ, एक रैंप के रूप में, एक ढलान के रूप में, तो एक काम चलाओ ढलान के रूप में उसके चेस्ट के पास में एक पुराना रेलवे का जो स्लीपर था, फट्टा था, उसको रख दिया गया। विच द ट्रक कुड बी ड्राइवन, की जिसके ऊपर ट्रक है वो ट्रक को चलना था, ड्राइवर मतलब ट्रक को चलाया जाना था। तो उस एक काम चलाओ जो रेलवे का जो फट्टा था उसको ढलान के रूप में, जिसके ऊपर ट्रक को चलाया जाना था, उसके चेस्ट के पास में रख दिया। तो देखो वो जैसे ट्रक है कोई, उस ट्रक के पीछे का जो एक पहिया है उसके सीध में वो ऐसे लेट गया कि चेस्ट है वो उसकी पहिए के नीचे हो, लेकिन इसके साथ में ही एक जो पट्टा है रेलवे का
वो भी रख दिया गया, जैसे एक गेट बनाने के लिए जैसे फट्टे होते हैं काट के, तो उस टाइप से रख दिया गया। जैसे एक ढलान सी बना दी गई कि ऐसे वो एक व्यक्ति है वो लेटा हुआ है और यहाँ से जैसे एक यहाँ ट्रक है, यहाँ पहिया है और यहाँ एक ढलान बना दी गई है इस तरीके से कि जो ट्रक है वो इसके ऊपर चढ़ेगा और फिर वो ढलान नीचे की ओर चली जाएगी और ट्रक यहाँ से चढ़ता हुआ ऐसे आ जाएगा। तो इस टाइप से एक ढलान है वो बना दी गई, रैंप बना दिया गया जिसपे ट्रक है वो चढ़ना था। एक काम चलाऊ सा ढलान बनाया था। फिर क्या हुआ कि द ट्रक वॉज देन ड्राइवन क्विकली फॉरवर्ड सो दैट द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर एंड अक्रॉस द प्रोफेसर्स चेस्ट। कि द ट्रक वॉज देन ड्राइवन क्विकली फॉरवर्ड, कि फिर क्विकली यानी शीघ्रता पूर्वक ट्रक को जल्दी से आगे लाया गया। द ट्रक वॉज देन ड्राइवन, कि ट्रक है उसको लाया गया क्विकली जल्दी से फॉरवर्ड आगे, तो ट्रक को जल्दी से आगे लाया गया। सो दैट ताकि द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर, की ताकि जो पीछे का जो पहिया है वो उस रेलवे स्लीपर पे चढ़ जाए एंड अक्रॉस द प्रोफेसर्स चेस्ट, और प्रोफेसर के चेस्ट से पार है वो हो जाए, तो इसलिए उसको जल्दी से उस ट्रक को लाया गया। एज सिंपल एंड एज क्रूड एज दैट, कि इतना सिंपल और इतना क्रूड मतलब काम चलाऊ सा था, मतलब सरल और सामान्य सी चीज थी। द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेन एज मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इट। कि द बैक ऑफ द ट्रक, उस ट्रक के पीछे, मतलब उस ट्रक के पीछे जहां पे जैसे जगह होती है, इंसिडेंटली यानी संयोगवश जितने आदमी उसमें पॉसिबली मतलब संभवतः है जितने आदमी आ सकते थे उतनी भीड़ उसके अंदर थी, उसमें घुसे हुए थे। उस ट्रक के अंदर जितनी भीड़ आ सकती थी, जितने लोग आ सकते थे, उस ट्रक के अंदर इतने लोग भी वहां पे मौजूद थे। और वो ट्रक का पीछे का टायर है वो उसकी चेस्ट के ऊपर से निकल गया। तो ये था प्रोफेसर राव का क्लोजिंग एक्ट। अब बात करते हैं हम फायर वाकर की बात आएगी कि देयर वाज अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्ग मैन act but spent the entire time digging a shallow trench about 10 feet long and 2 or 3 feet wide. कि there was another Indian with the professor and his troop, कि प्रोफेसर और उसके समूह के साथ में एक दूसरा इंडियन भी था, एक दूसरा भारतीय व्यक्ति भी था। Who took no part in the strongman act, जिसने उस स्ट्रॉन्गमैन के एक्ट में उस जो प्रोफेसर राव था जिसका नाम यहाँ स्ट्रॉन्गमैन के रूप में आया है, कि उस स्ट्रॉन्गमैन के एक्ट में जिसने कोई पार्ट नहीं लिया था बल्कि उसने स्पेंड किया, अपना पूरा टाइम है वो व्यतीत किया डिगिंग ए शैलो ट्रेंच। ट्रेंच खाई होती है कि एक खोखली खाई है, उसको डिगिंग यानी खोदने में लगभग 10 फीट लंबी और 2 या 3 फीट चौड़ी एक खोखली खाई को खोदने में उसने पूरा समय है वो व्यतीत किया। उस स्ट्रॉन्ग मैन के एक्ट में उसने कोई पार्ट नहीं लिया। बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कोयल फ्रॉम द कुक हाउस। कि बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट, कि प्रोफेसर ने जब अपना एक्ट फिनिश कर लिया था उस समय, कि जिस टाइम जब प्रोफेसर ने अपना काम खत्म कर लिया था, अपना एक्ट कंप्लीट कर लिया था, दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड, इस ट्रेंच को, इस खाई को भरा गया किससे? रेड हॉट कोयल फ्रॉम द कुक हाउस, की कुक हाउस से, जो भोजशाला था, भोजन का जो कक्ष था, वहां से लाल गर्म कोयले से उस ट्रेंच को, खाई को भरा गया। There was no funny business about this fire trench either, कि there was no funny business, की कोई भी फनी बिजनेस, कोई भी मजाक की बात है वहां पे नहीं थी। about this fire trench either, कि उस फायर ट्रेंच के आसपास, उस आग की खाई में भी हमें कोई भी फनी बिजनेस नहीं था, कोई भी मजाक की बात नहीं थी। we gathered around it and the heat from it was intense, कि we gathered around it, हम इसके चारों ओर इकट्ठे हुए, गैदर हुए, एंड द हीट फ्रॉम इट, और इसकी जो गर्मी थी, हीट थी, वो बहुत ही इंटेंस थी, मतलब बहुत खतरनाक उसकी गर्मी है वो बहुत ज्यादा थी। उस जो खाई थी वहां पे जैसे लाल गर्म कोयले उसमें डाले गए थे, तो उसकी जो गर्मी थी, उसकी जो हीट थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत तीव्र थी। दिस इंडियन रेदर एन एल्डरली जेंटलमैन देन स्टूड एट वन साइड ऑफ द ट्रेंच, splashed water from a nearby bucket or his bare feet and then proceed to walk over the red hot coal along the whole length of the trench. तो देखो, दिस इंडियन रेदर एन एल्डरली जेंटलमैन, कि वो ये जो इंडियन था, भारतीय था, वो एक एल्डरली जेंटलमैन, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, एक ये हिंदुस्तानी है, ये जो भारतीय था ये थोड़ा सा वृद्ध व्यक्ति था। देन स्टूड एट वन साइड ऑन द ऑफ द ट्रेंच, देन स्टूड, और वो खड़ा था एट वन साइड ऑफ द ट्रेंच, कि वो उस ट्रेंच, उस खाई के एक किनारे पे, एंड मतलब एक जो अंत था उस खाई का, तो उस खाई के एक किनारे पे वहां पे वो खड़ा था। और ये जो हिंदुस्तानी था, जो भारतीय था, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था। स्प्लेश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट और हिज बेयर फीट, और अपने बेयर फीट पे, अपने नंगे पैरों के ऊपर
पास की ही बकेट से पानी है वो स्प्लैश होता है छिड़कना, तो पास की बकेट से बाल्टी से उसने अपने नंगे पैरों पे पानी छिड़का। एंड देन और फिर प्रोसीडेड टू वॉक ओवर द रेड हॉट कोयल अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, और फिर वो पूरी उस खाई की पूरी लेंथ तक, उस खाई की पूरी लंबाई तक उन लाल गरम कोयले के ऊपर वो आगे चलने के लिए आगे बढ़ा। मतलब फिर वो उस पूरी लंबाई तक चलने के लिए वो आगे वहां पे उन लाल गरम कोयलों के ऊपर से वो चलने लगा। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टेकल, और ये एक इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय स्पेक्टेकल होता है दृश्य, तो ये एक अविश्वसनीय दृश्य था। वी कुड सी द लो फ्लेम फ्रॉम द रेड हॉट कोयल लीकिंग अराउंड हिज बेयर फीट एज ही स्लोली वॉक टू द एंड ऑफ द ट्रेंच। कि वी कुड सी हम देख सकते थे वहां पे द लो फ्लेम, जो लो फ्लेम थी मतलब धीरे धीरे निकलने वाली जो लपटें थी, फ्रॉम द रेड हॉट कोयल, उन लाल गरम कोयलों से जो छोटी छोटी जो लपटें निकल रही थी, लिकिंग अराउंड हिज बेयर फीट, कि उसके उन नंगे पैरों के चारों ओर उन लाल गरम कोयलों से निकलती हुई उन छोटी छोटी लपटों से उसके पैरों को चाटते हुए, लिक होता है चाटना, तो चिपटती हुई थी, चाटते हुए उस नंगे पैरों के पास में उन लपटों को हम देख सकते थे। ऐसे स्लोली वॉक टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, कि जैसे ही स्लोली वो धीरे धीरे वॉक चला टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, कि जैसे जैसे वो धीरे धीरे उस ट्रेंच के अंत तक वो धीरे धीरे जा रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने ये जो राइटर है वो उसके लिए आया, वी उसके जो और फ्रेंड्स भी थे, तो वो बोल रहा है कि उस ट्रेंच की खाई तक धीरे धीरे जैसे वो जा रहा था, तो उसके नंगे पैरों के चारों ओर उन लाल गरम कोयलों से निकली हुई उन लो फ्लेम्स, उन छोटे छोटे उन लपटों को उसको चाटते, उसके पैरों को चाटते हुए हम देख सकते थे। When he reached it, as if not satisfied, he turned around and walked back the same way. तो देखो when he reached it, जब वो यहाँ पहुंचा, मतलब जब वो उस एंड पे पहुंचा उस ट्रेंच के, तो when he reached it, और जब वो वहां पे पहुंचा, जब वो उसके किनारे पहुंचा, as if जैसे कि not satisfied, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ हो, जैसे कि वो संतुष्ट नहीं हुआ हो। ही टर्न अराउंड, वो वापस से मुड़ा, क्योंकि वो जो खाई थी उसके एक साइड में वो पहुंच गया था, लेकिन जैसे कि वो संतुष्ट नहीं था, वो फिर से टर्न किया, उसने फिर से मुड़ा। एंड वॉक बैक द सेम वे, और उसी सेम तरीके से वो वापस चला, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं तक वो फिर वापस से वहां जाकर के वहां से वापस मुड़ करके फिर वही स्टार्टिंग पॉइंट पे वो आया। He then squatted down on the ground, gestured to his feet and invited us all to inspect them. कि he then squatted down on the ground, कि फिर वो ग्राउंड के ऊपर स्क्वेटेड मतलब उकड़ू बैठ गया, फिर वो नीचे आया, मतलब वो वहां से जब उन सबको ट्रेंच को पार करके जब वो आया, जैसे कि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो फिर वापस से उसी सेम तरीके से वापस उस स्टार्टिंग पॉइंट पे आया। फिर वो स्क्वेटेड डाउन मतलब वो जमीन पर बैठ गया, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन के ऊपर वो बैठ गया। गेस्चर टू हिज फीट, अपने पैरों की तरफ उसने गेस्चर यानी इशारा किया। एंड इनवाइटेड अस ऑल, और हम सबको इनवाइट किया टू इंस्पेक्ट देम, कि उनको यानी उनके पैरों का निरीक्षण करने के लिए हमें इनवाइट किया, हम सबको बुलाया। वी डिड एंड देयर वाज नो सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, कि वी डिड इंस्पेक्ट करने की बात चले, निरीक्षण करने की, तो उन लोगों ने बोला, राइटर बोल रहे हैं कि वी डिड हमने किया, हमने निरीक्षण किया। एंड देयर वाज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, और वहां कहीं पर भी दिखाई देने के लिए कोई ब्लिस्टर नहीं था, कोई घाव नहीं था, कोई भी फफोला वैसे नहीं निकला था। जैसे आग जब लग जाती है हाथ या पैर के, हमें कुछ गर्म सा फील होता है तो निशान आ जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाता है, छोटा मोटा फफोला सा निकल जाता है। तो जब वो आग पे चल के आया तो उसने अपने पैर दिखाए, वो बोलता है कि मेरे पैरों का निरीक्षण कीजिए, इशारा किया उसने पैरों की तरफ और सबको बुलाया निरीक्षण करने के लिए, और हमने निरीक्षण किया। देयर वॉज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर, तो वहां पे कोई ब्लिस्टर नहीं था, कोई भी फफोला है वो उसके पैरों पे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं भी नहीं हुआ था। I had pushed forward through the crowd to get a closer look at his amazing character's feet, and as I knelt down beside him, I felt something thrust into my hand. तो देखो I had pushed forward कि मैं धक्का देकर आगे आया, through the crowd में से, to get a closer look at his amazing character's feet, कि उस आश्चर्यजनक चरित्र के पैरों का क्लोजर लुक लेने के लिए, उसको पास से देखने के लिए भीड़ में से मैं भीड़ को धक्का देते हुए मैं आगे आया, जैसे भीड़ को धकेलते हुए आगे आते हैं ना वैसे ही। एंड एज आई नेल डाउन, ये काम तो देखो सबने किया हुआ है, भीड़ में से धक्का देके निकलने का काम। एंड एज आई नेल डाउन बिसाइड हिम, और जैसे ही मैं उसके पास में, नेल डाउन यानी नीचे झुका,
तो जैसे ही वो उसका क्लोजर लुक लेने के लिए, जैसे ही वो नाइल डाउन बिसाइड हिम, उसके पास में वो घुटनों के बल झुका, आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माई हैंड। तो आई फेल्ट समथिंग, मैंने कुछ थ्रस्ट यानी ठूसते हुए, इनटू माई हैंड, मेरे हाथों में कुछ ठूसते हुए मैंने फील किया, महसूस किया। इट वॉज ए हैंकरचिप, ये एक हैंकरचिप था, रुमाल था। जो पहले रुमाल की बात आई है ना, उसका ब्लड साफ किया था उस ओल्ड मैन का, तो वही रुमाल अब क्लीन होने के बाद में यहाँ वो जो ओल्ड मैन है, जो फायर वर्कर है, वो सेम वही व्यक्ति है। तो इट वॉज ए हैंकरचिप, ये एक हैंकरचिप था, एक रुमाल था। एंड इट वॉज देन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, कि इट वॉज देन, और तब मैं उसको रिकॉग्नाइज कर गया, मैं उसको पहचान पाया। तो जब रुमाल देखी तब उस वृद्ध व्यक्ति को वो पहचान पाया, इतनी देर वो पहचान भी नहीं पाया था। He had looked at me once briefly as he passed the handkerchief to me, but when I went to speak to him, he looked away again, so I kept my mouth shut. तो देखो, he had looked at me once briefly, कि उसने briefly मतलब संक्षिप्त रूप से थोड़ी सी देर, उसने एक बार ही मेरी तरफ देखा। तो he had looked at me once, कि उसने एक बार मुझे देखा briefly, थोड़े ही समय के लिए। As he passed the handkerchief to me, जैसे उसने मेरे को हैंकरचिप पास करी थी, जैसे उसने मुझे रुमाल सौंपा था, तो थोड़ी देर के लिए उसने एक बार मुझे देखा। But when I went to speak to him, लेकिन जब मैं उससे बात करना चाहता था, he looked away again, तो वो दोबारा से दूसरी तरफ देखने लगा। तो अगेन यानी दोबारा से वापस, he looked away, उसने दूसरी तरफ देखने लगा। So I kept my mouth shut, तो इसलिए मैंने मेरा मुंह है वो बंद रखा। If he wanted to pretend that he didn't understand English, then that was all right by me। कि if he wanted to pretend, कि यदि वो चाहता है to pretend यानी बहाना बनाना, तो यदि वो बहाना करना चाहता है कि he didn't understand English, कि वो इंग्लिश को नहीं समझता, then फिर that was all right by me, तो मेरे लिए ये ठीक ही था। तो obviously it amused him to listen to the comments of the admiring crowd gathered around him। तो obviously स्पष्ट रूप से कि उसके चारों ओर इकट्ठे हुई भीड़ के द्वारा प्रशंसात्मक जो कमेंट्स थे उनको सुनना उससे अच्छा लग रहा था, उसके लिए अम्यूजमेंट था। तो इट अम्यूज्ड हिम, ये उसको हैप्पीनेस दे रहा था, ये उसको प्रसन्नता दे रहा था कि उसके चारों ओर एकत्रित भीड़ है वो उस पे प्रशंसा से भरे हुए कमेंट जो हो रहे थे। तो उसके चारों ओर इकट्ठा हुई भीड़ से प्रशंसात्मक उन कमेंट्स को सुनने से उसको हैप्पीनेस हो रही थी, उसको खुशी हो रही थी। The professor had by now recovered from his encounter with the 5-ton trunk। कि द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर राव थे, वो हैड बाय नाउ रिकवर्ड, अब वो रिकवर हो गए थे, उन्होंने मतलब सारा काम है वो करके वो अब उस चीज से एकदम उबर चुके थे, अपने उस एक्ट से। फ्रॉम हिज एनकाउंटर होता है सामना करना, मुकाबला करना, विद द 5-ton ट्रंक, कि उस 5-ton ट्रंक का सामना करने से अब प्रोफेसर है वो उबर गए थे, उससे वो रिकवर हो गए थे। And he came over to say in halting English that the fire worker would take a volunteer with him across the fire trench। And to say in halting English, और वो अपनी उस halting English मतलब टूटी फूटी इंग्लिश में यह कहता हुआ आया कि द फायर वर्कर, की उस फायर वर्कर को वुड टेक ले जाना होगा एक वॉलंटियर को विद हिम अपने साथ में अक्रॉस द फायर ट्रेंच, कि उस फायर वर्कर को अपने साथ उस फायर ट्रेंच के पार मतलब उस अग्नि की उस खाई के पार एक वॉलंटियर को लेके जाना होगा। ऐसा उसने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में वो आया और उसने कहा, क्योंकि उसका जो क्लोजिंग एक्ट था उससे भी बड़ा एक्ट इसने कर लिया था आग पे चलने का, और बिल्कुल बिना किसी ब्लिस्टर के। तब वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ये कहते हुए आया कि उस फायर वर्कर को उस अग्नि की खाई के पार एक वॉलंटियर को अपने साथ लेके जाना होगा। This of course produced a big laugh, but I didn't join in। कि this of course कि वास्तव में this produced a big laugh, इसने एक बहुत बड़ी हंसी है वो क्रिएट करी, एक बहुत बड़ी हंसी हुई। But I didn't join in, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो क्या हुआ वहां पे, जैसे उसने बोला तो एक जोरदार हंसी उत्पन्न हुई, बट I didn't join in, मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया, मैं उसमें नहीं शामिल हुआ। I knew then that I was going across the fire trench, although the very thought of it made me go ice cold with fear। कि I knew then, तब मैं जानता था that कि I was going across the fire trench, कि मैं फायर ट्रेंच के पार जा रहा था, ऐसा मुझ में जानता था तब। तो जैसे उन्होंने बोला ना उस प्रोफेसर राव ने, तो वो समझ गया कि मुझे वॉलंटियर के रूप में भेजना चाहता है, तो उस राइटर ने ज्वाइन नहीं किया उसको। तो आई न्यू देन, तब मैं जानता था कि आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, कि मैं उस फायर ट्रेंच उस आग की खाई के पार जा रहा था।
ऑल्दो यद्यपि द वेरी थॉट ऑफ इट, कि इसका जो विचार मात्र था वो मुझे भय से एकदम आइस कोल्ड कर रहा था, बर्फ के समान मुझे ठंडा कर रहा था। इसका विचार मात्र कि मुझे उस अग्नि की खाई को पार करना था। तो राइटर है उस विचार से यहाँ पे वो डर रहा था। तो देखो, आई वॉक ओवर टू द फायर वॉकर एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। क्या आई वॉक ओवर टू द फायर वॉकर, मैं उस फायर वॉकर के पास में गया, मतलब उस फायर वॉकर की ओर, उस आग पर चलने वाले व्यक्ति की ओर गया। एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने खड़ा हो गया। ही प्लेस्ड हिज हैंड अपॉन माई शोल्डर एंड सेड वेरी क्वाइटली सो दैट नन बट माई सेल्फ कुड हियर, कि ही प्लेस्ड हिज हैंड्स अपॉन माई शोल्डर्स, कि उसने अपना हाथ है वो मेरे कंधे पे रखा। एंड सेड, कहा, वेरी क्वाइटली, बहुत शांति से, बहुत धीरे से कहा, सो दैट, ताकि नन बट माई सेल्फ कुड हियर, कि मेरे सिवाय कोई और न सुन सके। मतलब ऐसी बात मुझसे कही कि मेरे सिवा कोई और नहीं सुन सके, और उसने अपना हाथ है वो मेरे कंधे पे रखा। कि वेन यू पुट असाइड योर बूट साहिब, पुट असाइड योर फियर, द फायर विल नॉट हार्म यू। तो उसने क्या बोला कि वेन यू पुट असाइड होता है उतारना, कि जब आप अपने बूट उतारो साहिब, तो पुट असाइड योर फियर, अपना डर है उसको भी उतार देना। द फायर विल नॉट हार्म यू, आग है वो आपको हार्म नहीं करेगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड टुक ऑफ माई गेटर्स, बूट्स एंड सॉक्स, कि आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, कि मैं ग्राउंड पे बैठ गया। एंड टुक ऑफ होता है उतारना, टुक ऑफ माई गेटर्स, कि मेरे जो गेटर्स थे, बूट थे और जो सॉक्स थे, जुराब थे, उनको मैंने उतारा। स्ट्रेंजली इनफ हैविंग डन दिस आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, ओनली इंटेंसली क्यूरियस, कि स्ट्रेंजली इनफ, पर पर्याप्त रूप से आश्चर्य की चीज बताई है कि स्ट्रेंजली इनफ की बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, बहुत ही स्ट्रेंज था, अजीब था। हैविंग डन दिस, के ऐसा करने के बाद में, ऐसा करते हुए बहुत ही अजीब चीज हुई कि आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, कि मैं अब भयभीत नहीं था। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, केवल क्या था, इंटेंसली मतलब आंतरिक रूप से मैं क्यूरियस था, जिज्ञासा से भरा हुआ था, उत्सुक था। अब मैं भयभीत नहीं था, मुझे डर नहीं था। तो ये एक स्ट्रेंज चीज है वो मेरे साथ में हुई। आई वॉक अक्रॉस टू द बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच एंड द फायर वॉकर स्प्लेश्ड वाटर ओवर माई फीट एंड ऑल्सो ओवर हिज अर्न, कि आई वॉक अक्रॉस टू द बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच, कि मैं उस ट्रेंच जो थी, जो खाई थी, उसकी बिगनिंग पोर्शन पे, मतलब उसके प्रारंभिक सिरे की ओर मैं गया। तो आई वॉक अक्रॉस टू द बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच, तो उस ट्रेंच के, उस खाई के प्रारंभिक सिरे की ओर मैं गया। एंड द फायर वॉकर, और जो फायर वॉकर था, आग पे चलने वाला था, उसने मेरे पैरों पे और अपने खुद के पैरों के ऊपर पानी है वो स्प्लैश किया, पानी छिड़का। तो मेरे पैरों पे भी छिड़का और ऑल्सो और हिज ओन, और अपने पैरों पे भी उसने पानी है वो छिड़का। He then spoke to me very softly and told me to close my eyes and think hard of green fields and the peaceful English countryside. कि he then spoke to me very softly, फिर उसने बहुत ही softly यानी बहुत ही धीमे से उसने मुझसे बोला, मुझसे कहा कि told me, और मुझे बताया to close my eyes, कि मेरी आंख बंद करने के लिए मुझे कहा। तो उसने बहुत ही धीरे से मुझसे बोला और कहा कि मैं अपनी आंख बंद कर लूं। एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और उन ग्रीन फील्ड के बारे में सोचूं, हरे भरे उन मैदानों के बारे में, खेतों के बारे में सोचूं। एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड, और शांतिपूर्ण उस इंग्लिश यानी जो इंग्लैंड का जो ग्रामीण वातावरण है, कंट्री साइड यानी जो ग्रामीण एरिया है, जो ग्रामीण वातावरण है, उस शांत इंग्लैंड के ग्रामीण वातावरण के बारे में, क्षेत्रों के बारे में मैं सोचूं। तो हरे भरे खेतों के बारे में सोचूं और शांत उस इंग्लैंड के कंट्री साइड के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में मैं सोचूं। ऐसा मुझे कहा कि मैं अपनी आंखें भी बंद कर लूं। आई वॉज टू इमेजिन दैट आई वॉज वॉकिंग अलोंग ए कंट्री लैंड ऑल द व्हाइल आई वॉज टू कंसंट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स, कि आई वॉज टू इमेजिन, मुझे इमेजिन करना था, मुझे कल्पना करनी थी कि आई वॉज वॉकिंग अलोंग ए कंट्री लैंड, कि मैं एक कंट्री लेन में, एक गांव की गलियों के अंदर मैं चल रहा था, गुजर रहा था, ऐसा मुझे कल्पना करनी थी। एंड ऑल द व्हाइल, और इस पूरे समय, आई वॉज टू कंसंट्रेट, मुझे कंसंट्रेट करना था, मुझे ध्यान केंद्रित करना था उन हरे खेतों के ऊपर, ग्रीन फील्ड्स के ऊपर। तो हरे भरे खेतों के ऊपर पूरे समय मुझे कंसंट्रेट करना था, ध्यान केंद्रित करना था। He then stood in front of me with his back toward me and told me to place my hands on his shoulders. कि he then stood in front of me, कि फिर वो मेरे सामने खड़ा था, with his back toward me, कि मेरी और पीठ किए हुए वो मेरे सामने खड़ा हो गया। पीठ किए हुए था मतलब यहाँ पे जैसे वो खड़ा था खाई की तरफ मुंह किए हुए, और इसके आगे है वो फायर वॉकर खड़ा हो गया था उसकी तरफ पीठ किए हुए, तो उसकी तरफ पीठ किए हुए वो वहां उसके सामने खड़ा था। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया कि टू प्लेस माई हैंड्स ऑन हिज शोल्डर, और मेरा हाथ उसके कंधे के ऊपर रखने के लिए उसने मुझे कहा कि मैं अपना हाथ है वो उसके कंधे पर रख लूं। तो देखो पहले तो उस फायर वॉकर ने उसके कंधे पे हाथ रखा, और अगेन यहाँ पे
जो राइटर है वो उस फायर वर्कर के कंधे पे हाथ रख रहे हैं। He repeated his instruction to me once more, and then with eyes closed and concentrating hard on green fields, I felt him begin to move slowly forward. कि he repeated his instruction to me once more, कि एक बार फिर उसने अपने जो इंस्ट्रक्शन थे, जो अपने निर्देश थे वो रिपीट किए, दोहराया। एंड देन और फिर with eyes closed, की आंखें बंद किए हुए, और जो हरे खेत थे तो हरे भरे खेतों पे ध्यान केंद्रित किए हुए, कंसंट्रेट करते हुए, आई फेल्ट हिम बिगन टू मूव स्लोली फॉरवर्ड, तो मैंने उसे धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे मतलब स्लोली मीन्स धीरे धीरे, फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ते हुए मैंने महसूस किया उसको। तो उसने जैसे आंखें बंद कर ली, खेतों के बारे में वो सोच रहा है, फिर उसने फील किया है कि हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर देखो, आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, कि मैं वापस से इंग्लैंड में था। To be precise, I was walking along the Rockfield Road just outside Monmouth, near Henry Park. तो ये बता रहा है कि हेनरी पार्क के पास में। क्या I was back in England, में वापस इंग्लैंड में आ गया था। तो अपनी इमेजिनेशन के अंदर बता रहा है, वो कल्पना कर रहा है इंग्लैंड के बारे में, तो वो वापस से कल्पना में इंग्लैंड में आ गया था। एंड टू बी प्रिसाइज, संक्षेप में, अगर संक्षिप्त रूप में बात बोली जाए कि संक्षिप्त रूप में हेनरी पार्क के समीप, मनमाउथ के बाहर, मनमाउथ के ठीक बाहर, हेनरी पार्क के समीप, मनमाउथ के ठीक बाहर, रॉकफील्ड रोड के किनारे या रॉकफील्ड रोड के निकट में जैसे टहल रहा था। संक्षेप में जैसे वो था ना इंग्लैंड में अपनी कल्पना के अंदर। तो टू बी प्रिसाइज मतलब संक्षिप्त रूप में, हेनरी पार्क के निकट, मनमाउथ के ठीक बाहर, रॉकफील्ड रोड के ऊपर मैं टहल रहा था, वो कर रहा था। ऐसा वो इमेजिनेशन के अंदर ऐसे सोच रहा है जब वो फायर ट्रेंच के ऊपर से गुजर रहा था। इट वॉज ए stretch of road which I had walked along many times when I was living at Rockfield in the early part of the war. कि it was a stretch of road, कि ये एक रोड का एक स्ट्रेच मतलब एक टुकड़ा था। तो ये रोड का एक, सड़क का एक वह टुकड़ा था which I had walked along many times, जहां पे मैंने कई बार, many times मतलब कई बार मैं वहां पे वॉक कर चुका था। ये ऐसा एक सड़क का टुकड़ा था which I had walked along many times, जहां पे मैंने कई बार टहल चुका था, कई बार वॉक कर चुका था। when I was living at Rockfield in the early part of the war, कि जब वार के मतलब युद्ध का जो अर्ली पार्ट था, मतलब युद्ध के प्रारंभ के समय में जब मैं रॉकफील्ड में रहता था, तो मैं उस सड़क के टुकड़े के ऊपर कई बार वॉक है वो कर चुका था। तो ये ऐसा सड़क का टुकड़ा था, मतलब वो उस रॉकफील्ड वाली जो जगह थी वहां पे वो रह चुका था। कब? अर्ली पार्ट ऑफ द वार, एक युद्ध का टाइम था, उसके प्रारंभ के समय में रॉकफील्ड के अंदर जब वह रह रहा था, तो मैं कई बार उस सड़क की जो वॉक है, उस सड़क पे वॉक है मैं कर चुका था। ऐसा वो पोएट है, वो अपनी कल्पना में सारी चीजें सोच रहा है। ऑन आइदर साइड ऑफ मी वर ग्रीन फील्ड्स एंड द सीन वाज इन्फिनिटली पीसफुल, कि ऑन आइदर साइड ऑफ मी वर ग्रीन फील्ड, की मेरे एक साइड में क्या, मेरे आइदर साइड मतलब मेरे दोनों साइड थे, तो दोनों साइड थे वो ग्रीन फील्ड थे, मेरे दोनों साइड में हरे भरे खेत थे। एंड द सीन वाज इन्फिनिटली पीसफुल, और ये जो सीन था, जो दृश्य था वो इन्फिनिटली मतलब निश्चित रूप से पीसफुल था, शांति से परिपूर्ण था। ये जो दृश्य था, उसने आंखें बंद किए हुए हैं, सारी चीजें वो सोच रहा है कि वो इंग्लैंड में है और वो उस रोड के ऊपर से चल रहा था। ये रोड का ऐसा टुकड़ा था जहां वो कई बार घूम चुका था, चल चुका था जब वो रॉकफील्ड में रहता था। तब बता रहा है कि मेरे दोनों साइड में ग्रीन फील्ड थे और ये जो सीन था, दृश्य था, वो निश्चित रूप से बहुत ही शांति से परिपूर्ण था। इट वॉज ए लवली समर डे, और ये बहुत ही प्रिय समर डे, गर्मी का टाइम था। तो गर्मी का टाइम वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि वो आग पे चल रहा है, तो गर्मी है वो उसको मिल रही थी। तो इट वॉज ए लवली समर डे एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन्स रेज पेनेट्रेटिंग माई क्लोथिंग, कि इट वॉज ए लवली समर डे, की एक बहुत ही प्यारा समर डे था, सुंदर ग्रीष्मकालीन दिन था, गर्मी का टाइम था। आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन्स रे, कि आई कुड फील मैं फील कर सकता था, मैं महसूस कर सकता था, द वार्मथ जो गर्माहट थी, ऑफ द सन रेज कि सूर्य की किरणों की गर्माहट को, पेनेट्रेटिंग माई क्लोथिंग मेरे कपड़ों को, पेनेट्रेटिंग होता है चीरते हुए, भेदते हुए। तो जैसे सूर्य की किरणें हैं वो भेदती हुई, चीरती हुई, उसके कपड़ों को चीरती हुई सूर्य की किरणों की गर्माहट को मैं फील कर सकता था। तो यहाँ पे ये जैसे होता है ना भेदते हुए, एक बाण है वो उसके शरीर को भेदते हुए बाहर चला गया, तो उस तरीके से वो बोल रहा है, क्योंकि उसको गर्मी मिल रही है, जैसे वो उस ट्रेंच पे चल रहा है, उसको गर्मी फील हो रही है। तो गर्मी फील हो रही है, तो वो क्या सोच रहा है अपनी इमेजिनेशन में कि एक बहुत सुंदर गर्मी का दिन था,
एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन्स रे पेनिट्रेटिंग माई क्लोथिंग, और मेरे कपड़ों को चीरकर आते हुए सूर्य की किरणों की गर्माहट को मैं फील कर सकता था। माई माइंड वॉज वंडरफुली एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट एंड नेवर बिफोर नोर सिंस हैव आई अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड। तो देखो कितनी शानदार बात बोली है कि माई माइंड वॉज वंडरफुली, कि मेरा जो माइंड था, दिमाग था, वो वंडरफुली मतलब एकदम आश्चर्यजनक रूप में था। एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट, और पूरी तरीके से और आश्चर्यजनक रूप से वो रेस्ट में था, मतलब विश्राम की अवस्था में था। नेवर बिफोर, इससे पहले कभी नहीं, और नोर सिंस मतलब तब से लेकर के, उससे पहले और तब से जिस टाइम वो ट्रेंच पे चला था उस टाइम से हैव आई अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड, की ऐसी माइंड की जो स्टेट है, ऐसी जो मन की जो मेरी स्थिति है, वो मैंने कभी भी अचीव नहीं करी थी। मतलब उस ट्रेंच पे चला था उस समय से पहले, और नोर सिंस मतलब उस समय के बाद भी जब वो ट्रेंच पे चला था, तो न तो पहले न उस समय से मैंने अपने माइंड की ऐसी दशा को मैंने कभी प्राप्त किया था। तो उसको वो बहुत ही शानदार उसको वो लगी थी वो स्टेट। सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड एज दो द सन हैड डिसअपियर्ड बिहाइंड ए क्लाउड, कि सडनली अचानक से आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड, कि मैंने अपने आप को कोल्ड होते हुए महसूस किया, ठंडा होते हुए मैंने महसूस किया। एज दो, जैसे कि द सन हैड डिसअपियर्ड बिहाइंड ए क्लाउड, कि जैसे सूर्य है वो क्लाउड के पीछे, बादल के पीछे डिसअपियर हो गया हो, गायब हो गया हो, छिप गया हो, और मैंने अपने आप को ठंडा होता हुआ महसूस किया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड आई वॉज बैक एज बिफोर स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर विद माई हैंड स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर्स। क्या आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड आई वॉज बैक, और मैं वापस आ पहुंचा था, एज बिफोर जैसे पहले था, स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, उस फायर वॉकर के पीछे खड़ा हुआ। विद माई हैंड्स, मेरे जो हाथ है वो स्टिल अभी भी उसके कंधों के ऊपर थे। तो मतलब मैं जैसे पहले था उसी स्थिति में वापस आ गया था, उस फायर वॉकर के पीछे खड़े हुए, और मेरे हाथ वो अभी भी उसके कंधों के ऊपर ही थे। तो ही टर्न अराउंड एंड फेस्ड मी, एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच, कि ही टर्न अराउंड, कि वो मुड़ा, टर्न अराउंड होता है वो मुड़ा, एंड फेस मी, और मेरी ओर चेहरा किया, अपना फेस किया, एंड इट वॉज देन, और यही वो टाइम था, और मतलब इट वॉज देन, और यही चीज वो थी। देन दैट आई रियलाइज, जो मैंने रियलाइज करी, जो मैंने महसूस करी, कि आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच, कि मैं अब उस फायर ट्रेंच की ओर अपनी पीठ किए हुए खड़ा था। तो ऐसा उसने महसूस किया कि मैं अब उस फायर ट्रेंच जो थी, जो आग की जो खाई थी, उसकी तरफ पीठ किए हुए, बैक अपनी किए हुए, बैक साइड किए हुए मैं खड़ा था, ऐसा मैंने वहां पे महसूस किया। वी हैड वॉक द लेंथ ऑफ इट एंड बैक अगेन टू अ स्टार्टिंग पॉइंट, कि वी हैड वॉक द लेंथ ऑफ इट, कि हमने इसकी लेंथ को, इसकी लंबाई तक हम चल लिए थे, हमने वॉक कर ली थी, एंड बैक अगेन, और वापस आ गए थे टू अ स्टार्टिंग पॉइंट, और अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो प्रारंभिक जो बिंदु था, वहां पे हम वापस आ गए थे, ऐसा मैंने वहां पे महसूस किया जब उसने आंखें खोली। तो आई नेवर सा द फायर वॉकर अगेन, कि मैं उस फायर वॉकर को दोबारा कभी नहीं देखा। तो बता रहा है कि उसके बाद मैंने फायर वॉकर को कभी नहीं देखा। आई वॉज कम्प्लीटली बिविल्डर्ड बाई वॉट हैड हैपेंड, and in the excitement that followed when everyone came crowding around me, I lost sight of him. तो I was completely bewildered by what had happened, कि जो चीज भी हैपन हुई थी, जो घटित हुई थी, मैं उससे पूर्णतया bewildered मतलब असमंजस में आ गया था, एकदम सरप्राइज रह गया था। जो कुछ भी घटित हुआ था, हैपन हुआ था, उसको लेकर के मैं पूर्ण रूप से सरप्राइज था, वो चक्का था। एंड इन द एक्साइटमेंट, और उसके बाद की जो उत्तेजना थी, दैट फॉलोड, कि उसके बाद में आई हुई, उसको उसके पीछे आई हुई, उसका अनुसरण किए हुए जो एक्साइटमेंट थी, जो उत्तेजना थी, कि उत्तेजना कौन सी, कि व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, कि जब मेरे चारों तरफ प्रत्येक व्यक्ति वो भीड़ बनाता हुआ आया, तो आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, तो मैंने उसको अपनी दृष्टि से लॉस्ट कर दिया, वो मेरी दृष्टि से ओझल हो गया, वो मेरी आंखों से पार चला गया। लेटर व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द camp had inspected my feet, which were completely unmarked, and I was once again allowed to put my boots on. I went looking for him, but he had disappeared. कि later, बाद में when just about everyone on the camp had inspected my feet, कि when just about everyone, कि जब लगभग प्रत्येक व्यक्ति on the camp का had inspected my feet, कि जब लगभग कैंप के प्रत्येक व्यक्ति ने मेरे पैरों का इंस्पेक्शन कर लिया था, मेरे पैरों का निरीक्षण जब कर लिया था, तो विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड, जो कि पूर्णतया अनमार्क्ड थे, बिना किसी निशान के थे। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड टू पुट माई बूट्स ऑन, एंड आई वॉज वंस अगेन,
और मुझे दोबारा से अलाउ मतलब परमिशन दी गई टू पुट माई बूट्स ऑन। मुझे जब मेरे जूते पहनने की दोबारा से जब परमिशन दी गई थी तो आई वेंट लुकिंग फॉर हिम। लुकिंग फॉर होता है तलाश करना, तो आई वेंट मैं गया, लुकिंग फॉर हिम उसको तलाश करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए मैं गया। बट ही हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वो डिसअपियर हो गया था, वो गायब हो चुका था। तो देखो उसके पैरों का निरीक्षण भी कैंप के प्रत्येक व्यक्ति ने किया था। तो जो उसके पैरों का निरीक्षण जब प्रत्येक व्यक्ति ने कर लिया था, जो कि कम्प्लीटली अनमार्क्ड बिना किसी निशान के थे, और मुझे दोबारा से अपने जूतों को पहनने की अनुमति दी गई, तो उन जूतों पहनने के बाद में आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, उसको तलाशने के लिए गया। बट ही हैड डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया था। आई टेकल द प्रोफेसर अबाउट हिम बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग। कि आई टेकल द प्रोफेसर अबाउट हिम, मैंने प्रोफेसर से उसकी पूछताछ करी, मतलब उसके बारे में मैंने प्रोफेसर से पूछा। बट ही कुड नॉट, लेकिन टेल मी एनीथिंग मतलब वो मेरे को कुछ भी न तो बता सकते थे और न ही वो बता पाए, क्योंकि उनको उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। उस फायर वर्कर के बारे में प्रोफेसर को कुछ पता ही नहीं था। द फॉलोइंग डे एज सुन एज इट वॉज लाइट आई बोर्ड ए ट्रक and went across to Firozgura to see if I could find him, but it was a hopeless task, and a few hours later I was on my way to New Delhi. तो द फॉलोइंग डे, अगले दिन, एज सुन एज इट वॉज लाइट, की जैसे ही लाइट आई मतलब जैसे ही दिन की रोशनी हुई अगले दिन, तो आई बोरोड ए ट्रक, मैंने एक ट्रक को उधार लिया, एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोजगुड़ा, और फिरोजगुड़ा की ओर चला गया, टू सी, देखने के लिए, इफ आई कुड फाइंड हिम, कि क्या मैं उसको पा सकता हूँ, क्या मैं उसको खोज सकता था, ये देखने के लिए मैं फिरोजगुड़ा की ओर गया। बट इट वॉज ए होपलेस टास्क, लेकिन ये एक होपलेस टास्क था, एक व्यर्थ का ही काम था। ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटों के बाद में, आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, तो मैं कुछ घंटों के बाद में अपने नई दिल्ली के रास्ते पर था। तो इस प्रकार से चैप्टर में एडी स्मिथ ने अपना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर किया है कि किस प्रकार से वो एक व्यक्ति के कांटेक्ट में आए और कैसे उन्होंने उस फायर ट्रेंच को पार किया, उसके ऊपर वो चले और उसके पैर है वो बिना किसी मार्क के थे, बिना किसी निशान के थे। तो ऐसा है वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। और वो उस व्यक्ति को पहचान ही नहीं पाया था, जब उसने रुमाल दी तब उसको पता चला कि ये वो सेम व्यक्ति था। तो आई होप आपको पढ़ाया हो, पसंद आया, आपको चैप्टर है वो अच्छा लगा है। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब ये जो राइटर थे एडी स्मिथ, जब वो फायर ट्रेंच को क्रॉस कर रहे थे, उस आग की खाई के ऊपर जब वो चल रहे थे, तो वो कल्पना में कहाँ आ गए थे, कल्पना में कहाँ पे वो ऐसे सोच रहे थे कि मैं कहाँ टहल रहा हूँ, कहाँ पे मैं चल रहा हूँ। इस चीज का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राइटर ने अपनी कल्पनाओं में, अपनी इमेजिनेशन में क्या सोचा था जब वो फायर ट्रेंच को क्रॉस कर रहा था, आग की खाई को पार कर रहा था। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।